स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के साथ। शाम को 6 बजे आपके साथ पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। आज फिर आप 6 बजे आ गए हो, देख के जो मोटिवेशन आ रहा है बता नहीं सकता। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग ने आज ये लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 शूट होने जा रहा है। एंड इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने सारे चैप्टर्स के अंदर देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग ने ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया, फिर हमने पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया, एंड अब हम लोग हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 आज पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। एंड कल से हम लोग सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप उसका भी कमेंट कर दीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा देंगे। आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले कैसे यूरोप के अंदर रेनाइसेंस में, अब रेनाइसेंस के अंदर जो रीबर्थ हो रहा था, और रीबर्थ के साथ साथ जो नए नए लोग माइंडसेट और टेक्नोलॉजी और जो एडवांसमेंट तरीका लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से अब वहाँ पे लोग नए नए मशीनें और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, नई नई मशीनें बन रही थी, जिससे वो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो आगे बढ़ रहे थे। एंड वहाँ से अब नई नई मशीनें से अब वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। वहाँ पे अब एक नई एक क्रांति, ठीक है, आने वाली है। तो वही देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसमें क्या है। ठीक है, मतलब यूरोप ही वही जगह था जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था। 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ था, ठीक है, यूरोप के अंदर। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिकेट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू मैकेनाइजेशन production. In the 18th and 19th century, steam powered and water powered hydraulic machines came into use for industrial production. मतलब बताया जा रहा है कि 18 और 1900 शताब्दी सेंचुरी के अंदर, ठीक है, स्टीम इंजन, स्टीम पावर्ड और वाटर पावर्ड, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स आके तैयार हो चुकी थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन आने वाला है कि मैनुअल प्रोडक्शन से कहाँ पे आने वाले हैं, मैकेनाइज प्रोडक्शन। मतलब मैनुअल प्रोडक्शन से अब कहाँ सब जाने वाले, मैकेनाइज प्रोडक्शन तक जाने वाले हैं। मैकेनाइज प्रोडक्शन मतलब मशीनें अब काम करेंगे, अब लोग नहीं, मैनुअली आदमी काम नहीं करेगा, अब मशीनें काम करेंगी। और 18 और 19 शताब्दी के अंदर बहुत सारी मशीनें बनी, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा स्टीम पावर्ड मशीन और वाटर पावर्ड मशीन्स देखने मिल गई। आगे हम लोग देखेंगे Industrial revolution could happen only in the capitalist economy. In the capitalist economy, a new class of कैपिटलिस्ट इमर्ज। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वही हो सकता है जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे कैपिटल, पैसा ज्यादा मायने रखता है, जहां पे लोग सोशलिस्ट के ऊपर नहीं, लोग ज्यादातर कैपिटलिस्ट पैसे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ठीक है, और कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे चीजें को यूज किया जाए, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए कि वो पैसे में बदल जाए, कैपिटल ला के दे हमें, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वही कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज खोलने के लिए पैसे की जरूरत चाहिए ही चाहिए। Either owners of industrial establishing factories or could provide capital and such establishment. सीधी बात है, अगर किसी को कंपनी खोलनी है तो कैपिटल की जरूरत तो पड़ने वाली है, पैसे की जरूरत तो पड़ने। टू प्रोड्यूस कमोडिटीज ऑफ अ कॉमन यूज विथ मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टू पे एटलीस्ट पॉसिबल वेजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है कि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, क्लियर है, प्लस लोगों को वेजेस मिलने चाहिए। जो आप मजदूर अपने यहाँ रखो तो उनको पैसे दो, तो एक पैसे वाला आदमी ही अपने यहाँ लोग रखे उनको पैसे दे सकता है, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे, मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कैपिटलिस्ट लोग ही कर सकते हैं, ना कि एक धनवान आदमी ही कर सकता है, ना कि एक नॉर्मल आदमी। Private ownership of the industries established manufacturers right to the manufacturing to fix the price of the manufacturing goods। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट ओनर्स है, ठीक है, इन्होंने इंडस्ट्री को सेटअप किया, एस्टेब्लिश किया, फिर मैन्युफैक्चरर्स से ये हक लिया, राइट लिया कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे लेकिन एक फिक्स प्राइस पे करेंगे, ठीक है, जो सामान वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ऑल्सो ये डिटरमाइन किया, ठीक है, ये किस पे डिटरमाइन करता है, ये किस पे निर्भर करता है, वहां के प्रॉफिट मार्जिन पे निर्भर करता है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है, कितने पैसे में हम बनाएंगे और वो
क्या होगा चीजें इस तरीके से। और ऑल्सो किस चीज का राइट्स लिया इन्होंने, कंज्यूमर टू बाय गुड्स बाय हिज चॉइस। एंड ये हक है ना कि जो कंज्यूमर है वो अपने हक के हिसाब से उसको जो चीज जरूरत है और जो चीज का उसको दिमाग मतलब जरूरत है और उसको जो चीज चाहिए वो उसे ले सकता है, आर इन बिल्ट नॉर्म्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये ऐसा है कि इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आती है। ठीक है, कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक कंपनी सेटअप की, क्या वो पैदा ऐसा क्या उसके अंदर कमोडिटी मैन्युफैक्चर करेगा जिससे वो ही फैक्चर करेगा जो लोग यूज कर रहे हैं, लोग यूज नहीं कर रहे वो करेगा तो उसको प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो जब प्रॉफिट आएगा तभी कुछ बात बनेगी। तो वो जो उसको यूज करेगा, वो जिस तरीके से उसको यूज करने वाला है, मैन्युफैक्चर करने वाला है, तभी कुछ बात बन के निकल के आएगी। समझ में आ गया। एंड वो इंश्योर करेगा कि ऐसा प्राइस अमाउंट रखा जाए जिसमें हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए एंड लोग सेटिस्फाइड भी हो जाए। In England, the atmosphere was suitable of industrial revolution. Large amount of iron ore and coal. आयरन और कोल, मतलब बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही सुटेबल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और कोल मिलने जा रहे थे। और ये डैम क्लाइमेट मतलब वहाँ पे जिस तरीके से जो डैम क्लाइमेट होता है, डैम क्लाइमेट मतलब जो वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, जो वहाँ का वेट वेदर होता है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है इंग्लैंड ये बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है। क्या, कॉटन यान बनाने के लिए। कॉटन यान मतलब जिसे ऊन होता है, धागा है ना, कॉटन का धागा, ऊन है ना, वो बनाने के लिए। एंड विद दिस फेवरेबल कंडीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन इंग्लैंड। और इस वजह से यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, जिसकी वजह से कॉटन यान निकल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है। At that time England had established its colonies in many countries। और इसीलिए इंग्लैंड ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी हर जगह पे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में। और इसने इंग्लैंड इजीली ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल एट चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनीज। और इसी वजह से जो इंग्लैंड था, इसने बहुत सारी जगह पे जगह हड़पना शुरू किया और वहाँ से कॉटन यान और बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू की, उगानी शुरू की, और उसको उठा के अपने यूरोप में लेके आया। और अपने यूरोप में ये लोग ने मशीनें बना दी थी जो उसको डाल के वहाँ पे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के रेडी कर दे रहे थे। इंग्लैंड would also export processed goods and to the colony to sell there with large profit margin using their नेवल फैसिलिटीज। और ये जो इंग्लैंड था ये इतना हरामी था कि लोगों के यहाँ से जो रॉ मटेरियल था उससे उठा के चोरी करके और सस्ते दाम पे खरीद के, सस्ता दाम क्या ना के बराबर खरीद के उसको अपने यहाँ लेके आना, लेके आके उसको अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको बनाना, बनाने के बाद उसको लोगों को बेचना। और बेचना भी कहाँ, अपने यहाँ तो बेचना ही बेचना, जहाँ से उसको लेके आए वहीं बेचना और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे बेचना। सर अगर वो किसी और जगह पे बेचेगा जहाँ से वो, तो लोग तो उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो इतने सस्ते दाम पे उनको बेच दे रहा था ना कि वहाँ की जो लोकल मार्केट थी वो खराब हो जा रही थी। समझ में आ गया, समझे, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे बेच रहा था। क्योंकि यहाँ इंडिया में एक जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर होगा वो एक आदमी एक चीज़ बनाएगा, यहाँ पे वो लोग मशीन से बनवा रहे हैं, एक बार में हजारों चीज़ बजा रहे हैं, तो वो लोग क्या है, कॉस्टिंग बच जा रही है। तो कॉस्टिंग बच जा रही है तो लोग सस्ते दाम पे देने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से अपनी लोकल मार्केट खराब हो जा रही थी। एंड ये सारी चीज़ें वो कैसे कर पाया, अपनी नेवल फैसिलिटीज़ की वजह से। नेवल फैसिलिटी मतलब इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा है, रॉयल नेवी है उसके पास, ठीक है। तो जो रॉयल नेवी होती है वो जाती है हर जगह पानी में, इनके अच्छे खासे लड़ाकू इनके पास शिप्स होती है, ये उसमें भरते हैं और लेके आ जाते हैं। तो इनके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज थी, इसलिए सारी चीज़ें भी कर रहे थे। Profit earned in the colonies made large amount of capital available to the British merchants। और जो ब्रिटिश मर्चेंट, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होने लगा था। Availability of cheap labor made it possible them to maintain optimum level of costs। तो ये क्या बोल रहा है कि जिसकी वजह से क्या है, इनको जहाँ से इन्होंने कॉलोनी बनाई है, सब जगह जो जगह हड़प ली है, वहाँ पे लोगों को ये गुलाम बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे एंड उनसे ही काम करवाते थे, ठीक है। तो जिससे इनके लेबर भी चीप हो गए थे और रिसोर्सेज भी इनको चीप नहीं मिल रही थी, और जो ये बना रहे थे वो महंगे बेच रहे थे, ठीक है। तो ये तरीका काम कर रहा था इनका। These factories give boost to economy, prepared favorable grounds
फॉर द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। और इसी वजह से क्या हो गया, यही सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ था उसको एक बूम मिला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हाउएवर अफेक्टेड इंडिया एडवर्सली, इट सेट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया ऑल्सो केम टू एन हॉल्ट। मतलब सीधी सी बात है, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, ठीक है, और इंडिया को इसका एक बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा और भुगतना भी पड़ा, क्योंकि इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी डिक्लाइन हो गई थी, पूरी क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। एंड यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से पिट गई थी, एकदम से रुक सी गई थी। समझ में आ गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड बेनिफिट द ब्रिटिश देन द इंडियंस। अब क्या बोला है, और ऊपर से हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जिसका जो रूल्स ऐसा बनाई थी जो ब्रिटिश लोग को ज्यादा बेनिफिशियल था, हमें बेनिफिशियल था ही नहीं। और ऊपर से अब देखो इनका काला सच निकलने वाला है। रेलवे मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट यूरोपियन गुड्स टू रूरल एरिया फॉर सेल। मतलब ये जो ब्रिटिश लोग बोलते हैं ना कि इंडिया जैसे कंट्री के पास रेल आया, वो हमारी वजह से आया, हम लोग ने वहाँ पे डेवलपमेंट किया। अरे छोटा लोग, तुम लोग ने डेवलपमेंट नहीं किया, तुम लोग डेवलपमेंट नहीं भी करता तो आज इंडिया तुमसे आगे होता, और आज भी आगे है, ठीक है, दुनिया सबसे आगे होता इंडिया। रेलवे जो तुम दिखाते हो तुम्हारे हमारे यहाँ पे तुमने डेवलपमेंट किया था, ये तुम हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए लाए थे। अरे ये तो छोटा लोग, ये रेलवे लोग जो है, ये रेलवे लोग ने यहाँ से जो रिसोर्सेस उठा के वहाँ पे लेके जाने के लिए ये लोग लेके आए थे। सामान यहाँ से जो उठा के हम अपने देश लेके जा सकते हैं पानी के द्वारा, तो पोर्ट तक चीजें आसानी से आ जाए, इसलिए रेलवे का लेके आए थे। ये लोग बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे। अरे तुम्हारे यहाँ हम नौकरी कर सके इसलिए तुम लोग ने हमें क्या अपनी भाषा सिखाई थी इंग्लिश, और इसको तुम लोग एजुकेशन बोल रहे हो। इट टर्न इनटू अ मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडियंस। और इससे सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि ये सब क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ पैसे को लेकर रेगुलेशन चल रहा है और इसकी वजह से तुम हमें बर्बाद कर रहे हो, और इंडिया के अंदर इसे हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक, हम लोग देखने वाले अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म पैसे से रिलेटेड कैसे अभी नेशनलिज्म ये राष्ट्रवाद होने वाला है, ठीक है। rise of economic nationalism was an outcome of the industrial revolution। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब देखते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे आ गया, ठीक है, अब वो देखना है हमें। अरेस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द राइवल नेशन along with the fervently pursuing the economic growth of one nation become very important। It become important to devise way of put economic restrictions on the rival country, measures such as prohibiting the export import transitions on other country। मतलब सीधी सी बात है, ये लोग क्या करने लग गए थे कि कुछ भी चीजें अगर हम लोग ना फॉरेन से अगर खरीद रहे थे तो इन सबको क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस ड्यूटीज लगाई जा रही थी, ठीक है, और इसके ऊपर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जा रहे थे, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम लोग अपने कंट्री में मंगा रहे थे या कुछ तो भेज रहे थे, समझ में आ गया। तो जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। लेविंग हैवी टोल्स ऑन देयर गुड्स, एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज एशिया एंड अफ्रीका कंट्री। मतलब एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में जाके ये लोग ने बहुत सारे जगह अपनी कॉलोनी बना ली, और कोई भी माल यहाँ से वहाँ जाता था तो उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा टोल्स लगा देते थे। कुछ भी हमारे यहाँ माल आता था और जाता था तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज एंड टैरिफ लगा दिए जाते थे। मतलब 1 रुपए का माल जा रहा है तो उसके ऊपर मान लो 10 रुपए का माल जा रहा है तो 10 रुपए टैरिफ लगा देते, 20 रुपए का मिलता था जहाँ पे वो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं हमारा माल, ठीक है। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इनको मालूम है ये सब चीजें एशिया और अफ्रीका में रिसोर्सेस अच्छे से मिलेंगे। इट नीड टू बी फाइटिंग बैटल्स विद द नेटिव्स ऑफ द कॉलोनी वेयर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म। मतलब क्या बोल रहे हैं, पैसे के लिए ये लोग नेशनलिज्म करते थे। मतलब सीधी सी बात है, इनके लिए सबसे बड़ा पैसा ही था, ठीक है। ये इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा क्या था, पैसा ही था। और ये लोग इसलिए अपने अलग अलग नेटिव अपने आजू बाजू वाली जगह को भी ये लोग क्या कर रहे थे, हड़प रहे थे और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। अभी इसमें हम लोग देखेंगे द चेन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन वाज effect of industrial revolution in turn of the economy based on the surplus production supported economic nationalism and also imperialism। अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो सरप्लस प्रोडक्शन था was effect by the industrial revolution in turn of economy based on, मतलब सीधा सा बात है, हमारे पास जो बहुत सारे जो प्रोडक्शन थे वो इफेक्ट में आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन थे इकोनॉमिक नेशनलिज्म को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और इंपेरियलिज्म, यहाँ पे इंपेरियलिज्म मतलब किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, ठीक है, ये लोग ऐसा काम करे। इट बिगेन द vicious circle of the continuously capturing new market places, searching for sources of cheap supply raw material to maintain the unbroken। अब ये लोग क्या करने
लग गए थे इनको। अब ये लोग एक विशियस सर्कल ऑफ द कंटिन्यूअस कैप्चरिंग, अलग अलग मार्केट के लोग कैप्चर कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे, सर्चिंग फॉर नया नया जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे इनको चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाए। ये हर जगह पैसा देने की कोशिश नहीं करते थे कि हम पैसा देकर माल खरीदे। इनका क्या था कि हम लोग को क्या मिलना चाहिए, हम लोग क्या मिलना चाहिए, पैसे, रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाना चाहिए और हम लोग कुछ करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अनब्रोकन चेन ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स टू सेफगार्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड सो ऑन। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को अपने अट्रैक्ट करना, ठीक है, और उनके इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड मतलब उनको एक सिक्योरिटी देना कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा सेफ है। ठीक है, एक्सपोर्टेशन ऑफ कॉलोनीज, जो भी उनकी कॉलोनी से जहाँ जहाँ वो रूल किए थे वहाँ वाली जगहों को क्या करना है, एक्सपर्ट करना है, बर्बाद करना है, परेशान। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल सुपेरिटी, मतलब एक ज़्यादा हद तक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज को जो आगे बढ़ाना था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल सुपेरिटी। अब इनके यहाँ पे रेशियल मतलब क्या था, काला गोरा, उसके अंदर जो गोरे हैं वो बड़े हैं, जो काले हैं वो नीचे हैं, इंफीरियर है। एग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी सपोर्टेड फर्दर ग्रोथ ऑफ इम्पेरिज्म, और जो ये लोग का जो एक एग्रेशन था किसको लेके, सपोर्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म। कॉलोनियल पॉलिसीज मतलब जो ये लोग कॉलोनियल पॉलिसी मतलब ये लोग जो भी सोचते थे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, ना कि जिस जगह को उन्होंने कॉलोनी बनाया वहाँ के लोगों के बारे में। तो ये इनका एक अलग तरीका जिससे इनको ग्रोथ इम्पेरियलिज्म में मिली थी। This result was the immense expanse of the European Empire nation, like, और इसी वजह से जो यूरोपियन नेशन है, ठीक है, उनकी अच्छा खासा ग्रोथ मिला। कौन सा नेशन थे, इंग्लैंड था, उसमें फ्रांस था, बेल्जियम था, जर्मनी था, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से यूरोपियन, ये तो थोड़े मोड़े नाम है, बहुत से आए हैं। ठीक है, ये तो टॉप में थे। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल स्टडी मोर अबाउट द यूरोपियन कॉलोनिज्म, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग यूरोपियन कॉलोनिज्म के बारे में, जहाँ पे वो लोग यूरोपियन लोग जो भी थे कंट्री वाले लोग दूसरे जगह पर जाके कैसे कॉलोनी बना रहे थे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहीं पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर का डी एंड होता है। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का हमारा यहीं पे डी एंड होता है, लेक्चर नंबर 5 का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में जल्द से शेयर कीजिए। एंड हाँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है यहीं पे पढ़ के यहीं पे खत्म कीजिए। चीज़ों को समझिए, आंसर को याद करने की कोशिश समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है, एंड जब आप इनसे एक दो बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। अब अगला चैप्टर हमें किस पे बनाना चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर, अगले सब्जेक्ट और अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।